साल है 10,191। मानव जाति इतनी विकसित हो गई है कि उसने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया है। अब वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करने में भी सक्षम है। प्रत्येक ग्रह एक अलग राष्ट्र है, लेकिन वो सभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा है, जिसे पदीशा साम्राज्य का सम्राट शादाम कोरिनो लीड करता है। प्रत्येक ग्रह के पास अपना अपना सम्राट है, जो सभी सम्राट शादाम के आदेशों का पालन करते हैं। ऐसा ही एक ग्रह है अराकिस। ये एक रेगिस्तानी ग्रह है जो मेलेंज नाम के एक दुर्लभ खनिज का एकमात्र स्रोत है। ये खनिज मानव जीवन शक्ति को बढ़ाता है और इसके बिना अनंत ब्रह्मांड का सफर नामुमकिन है। यही वजह है कि ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड का बेशकीमती तत्व है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अराकिस को ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान ग्रह माना जाता है और सभी कुलीन घराने इस ग्रह पर शासन करना चाहते हैं। अराकिस के मूल निवासियों को फ्रीमेन कहा जाता है। लंबे समय से मेलेंज के संपर्क में रहने से उनकी आंखें विशिष्ट नीली हो गई है। चानी नाम की एक फ्रेमेन लड़की बताती है कि उसके जन्म से पहले से ही इस ग्रह पर क्रूर हार्कोनेंस का शासन रहा है, जो सम्राट शादाम के नियंत्रण में है। हार्कोनेन अराकिस के मूल निवासियों के लिए क्रूर है, लेकिन गरीब मूल निवासी हार्कोनेन की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दिन सम्राट ने हार्कोनेन को अराकिस छोड़ने का आदेश दिया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर सम्राट ने यह फैसला क्यों लिया और कौन होगा उनका अगला तानाशाह। दृश्य बदलता है और हमें कैलाडन नाम का ग्रह दिखाया जाता है, जिस पर लेटो एटराइड्स का शासन है। राजकुमार पॉल एटराइड्स अपनी मां जेसिका के साथ नाश्ता कर रहा है, जो बेने गेसेरिट के अर्ध धार्मिक संप्रदाय की सदस्य है। जेसिका अपने बेटे को अपने संप्रदाय की विशेष शक्तियां सिखाने की कोशिश कर रही है। ये एक विशेष संगठन है जिसके सदस्यों के पास उन्नत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान के दिमाग को अपने वश में कर सकती है। पॉल को अक्सर सपने आते हैं और वो भविष्य देख सकता है। कुछ समय बाद पॉल और उसके पिता ड्यूक लेटो एक शाही दूत का स्वागत करते हैं, जो सम्राट का आदेश लेकर आया था। वही सम्राट जिन्होंने हाल ही में हार्कोनेन को अराकिस से हटा दिया है। वो चाहते हैं कि लेटो हार्कोनेन की जगह लें और खनिज के खनन के जिम्मेदार बने। ड्यूक लेटो आदरता के साथ सम्राट के आदेशों का पालन करता है और अपनी अंगूठी से मोहर लगाकर सौदे को सील कर देता है। कुछ देर बाद पॉल एट्रीड्स के तलवारबाज डंकन से मिलता है, जो उनका एकमात्र बहादुर सैनिक है और पॉल का करीबी दोस्त भी है। पॉल उसके बारे में चिंतित है और उसके साथ अराकिस जाना चाहता है, क्योंकि उसने सपने में डंकन को अराकिस में फ्रीमैन लोगों के साथ देखा और उसे युद्ध में मरते हुए भी देखा था। लेकिन डंकन ने इसे महज एक सपना बताकर खारिज कर दिया और पॉल से कहा कि वो मरने वाला नहीं है। पॉल ने हार नहीं मानी और डंकन के साथ जाने के लिए अपने पिता से बात की, लेकिन लेटो भी मना कर देता है और बताता है कि तुम बाकियों की तरह कुछ हफ्तों बाद हमारे साथ जाओगे। लेटो बताता है कि अराकिस पर कदम रखते ही राजनैतिक खतरे उनके सामने होंगे, इसीलिए वो चाहता है कि पॉल उसके साथ रहे। लेटो बताता है कि उसका लक्ष्य खनिज का उपयोग करके अमीर बनना नहीं है, इसके बजाय वो अराकिस के लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है। वो पूर्व ड्यूक हार्कोनेन के विपरीत फ्रीमेन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का इरादा रखता है, ताकि अराकिस की रेगिस्तानी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके और सम्राट को मात दी जा सके। बाद में पॉल एट्रीड्स के वॉर मास्टर गुर्नी के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेता है। उनके पास एक कलाई उपकरण होता है जो उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बना देता है। गुर्नी उसे चेतावनी देता है कि हार्कोनेन बहुत ही क्रूर हैं, इसलिए पॉल को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच गीदी प्राइम में अराकिस के पूर्व शासक हार्कोनेन के घर में रब्बन अपने चाचा बैरन हार्कोनेन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उनके सभी जहाज अराकिस से रवाना हो चुके हैं। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है कि सम्राट ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे आश्चर्य होता है क्योंकि बैरन और उसका दाहिना हाथ पीटर वास्तव में एट्रीड्स के पतन की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलन होती है। वापस कैलाडन में जेसिका आधी रात को पॉल को जगाती है, क्योंकि जेसिका की गुरु मोहियम पॉल से मिलना चाहती है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर वेलिंगटन यूह ने पॉल का निरीक्षण किया। मोहियम ने पॉल को उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए एक जहरीली सुई और एक दर्द पैदा करने वाले बक्से का उपयोग करके गोम जब्बार की परीक्षा से गुजारा, जिसे वो बहुत प्रयास के साथ पार करता है। मोहियम को एक ऐसे मसीहा की तलाश है जो अराकिस को खनिज के शोषण से बचाने की क्षमता रखता हो।
जाते हुए वो जेसिका को चेतावनी देती है कि अगर पॉल वही है जिसकी वो तलाश कर रही है तो उसे लंबा रास्ता तय करना है और वो आग में झुलसने जा रहा है। अगले ही दिन लेटो, पॉल, जेसिका और उनके सैनिक अराकिस के लिए रवाना होते हैं और ग्रह पर उतरते हैं, जहां फ्रेमेन के जयकारों से उनका स्वागत किया जाता है। पॉल अपने कक्ष में जाता है और अराकिस में पाए जाने वाले एक बड़े सैंडवर्म के बारे में सीखता है, जिसे फ्रीमेन लोग शाही हलूद के नाम से जानते हैं। उससे बचने के लिए फ्रीमेन रेत में अनियमित गति से चलते हैं। तभी पॉल को एक शिकारी ड्रोन से मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके तुरंत बाद गार्डों को सतर्क कर दिया जाता है। जांच करने पर पता चला कि एक हार्कोनेन दीवार के अंदर छिपा हुआ था और हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। इसी बीच मोहियम बैरन से मिलती है, जो सम्राट का आदेश लेकर आई थी। सम्राट चाहते हैं कि हार्कोनेन अराकिस पर हमला करे। हालांकि मोहियम चाहती है कि जेसिका और उसके बेटे को जीवित छोड़ दिया जाए। बैरन उसे वचन देता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो पीटर को बताता है कि एक भी एट्राइड्स जीवित नहीं बचना चाहिए। इसी बीच डंकन फ्रीमेन के साथ कई सप्ताह रहकर वापस लौटता है। वो लेटो को बताता है कि फ्रीमेन बहादुर योद्धा हैं जो रेगिस्तान के नीचे गुफाओं में सीच नामक समुदायों में रहते हैं। डंकन फ्रीमेन कमांडर स्टिल्गर को भी साथ लेकर आया है, जो लेटो से मिलना चाहता है। स्टिल्गर की मांग है कि बाहरी दुनिया के लोग खनिज निकालने के अलावा शहर से बाहर न जाएं, लेकिन लेटो ने मना कर दिया। हालांकि वो इस बात पर जोर देता है कि जब तक वो राजा है उनके लोगों पर आंच नहीं आने देगा। लेटो खनिज के खेतों का निरीक्षण करना चाहता है और उनके साथ लिटकाइंस भी जा रही है, जो एक शाही जज और इकोलॉजिस्ट थी। उड़ान भरने से पहले वो उनके स्टिल सूट का निरीक्षण करती है, जो किसी भी व्यक्ति के शरीर से पसीने और मूत्र को रिसाइकल करके पीने के पानी में बदल देता है। इसके तुरंत बाद वो सभी खनिज के खेतों का निरीक्षण करने जाते हैं। लिटकाइंस बताती है कि रेत के कीड़े हमेशा रेत की गहराई में रहते हैं, लेकिन वो शोर और कंपन से आकर्षित होते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल कीड़ा सीधा सैंडक्रोलर की तरफ बढ़ रहा है। लिटकाइंस ने तुरंत एक फ्लाइंग कैरियोनल बुलाया ताकि सैंडक्रोलर को वहां से हटाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से एक खराबी के कारण कैरियोनल क्रॉलर को उठाने में विफल हो जाता है। पता चला कि क्रॉलर में 21 लोग हैं और आसपास कोई दूसरा कैरियोनल भी नहीं है। तब लोगों को बचाने के लिए लेटो ने सभी विमानों को नीचे उतारने का आदेश दिया। लोगों को सैंडक्रोलर से बाहर निकालते समय पॉल खनिज की भारी मात्रा के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। लेटो उड़ान भरने वाला है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पॉल जहाज पर नहीं है। सौभाग्य से उड़ती हुई रेत में गुर्नी उसे ढूंढ लेता है और दोनों जल्दी से विमान की तरफ भागने लगते हैं। इससे पहले कि कीड़ा उन्हें निगल लेता, वो सभी उड़ान भरते हैं। तभी रेत की सतह टूटने लगती है और एक विशाल मुंह वाला कीड़ा बाहर आता है, जो मशीन को निगल लेता है। घर लौटकर जब डॉक्टर पॉल की जांच करता है तो वो केवल इसे एक एलर्जी बताता है, लेकिन पॉल जेसिका से कहता है कि ये एलर्जी नहीं है। उसने एक फ्रीमैन लड़की को देखा, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाया। उसने ये भी बताया कि जेसिका गर्भवती है। ये सुनकर जेसिका भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी कुछ हफ्तों पहले ही अपनी गर्भावस्था का पता चला था। इसी बीच सालूसा सेकुंडस ग्रह पर लेटो और उसके परिवार को मारने और अराकिस ग्रह पर हमला करने के इरादे से एक बटालियन खड़ी की जाती है। अराकिस पर डॉक्टर पॉल के कमरे में एक दवा छोड़ जाता है, जो उसे बेहोश कर देगी, लेकिन पॉल इसके बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर जेसिका और लेटो के लिए भी दवा छोड़ जाता है, जिसे जेसिका लेती है, लेकिन लेटो नहीं लेता। कुछ क्षणों के बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कक्ष में प्रवेश करता है और सभी गार्डों को गोली मार देता है। इसके बाद वो बेस की ढाल को नीचे करता है। जब लेटो जागता है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो जांच करने जाता है, जहां उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो गार्ड्स को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो अपनी सुरक्षा ढाल को सक्रिय करता है और बॉडी की जांच करता है। डेड बॉडी एक महिला की थी, जिसकी छाती में एक खंजर घुसा हुआ था। तभी लेटो की ढाल को भेदते हुए एक जहर का डाट उसके शरीर में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर यूएह था। जैसे ही हरकोनेन सेना शाही सरदुकर सैनिकों की सहायता से अपना हमला शुरू करती है, गुर्नी जाग जाता है और जवाबी हमले का नेतृत्व करता है। हरकोनेन सैनिकों और सरदुकर द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से एट्राइड सैनिक जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम रहे और जल्द ही पकड़े गए। यूएह ने लेटो को बताया कि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था,
क्योंकि हार्कोनेंस ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। वो पॉल के लिए लेटो की अंगूठी ले लेता है और लेटो के दांतों में एक जहर से भरा दांत लगा देता है और बताता है कि वो इसका इस्तेमाल बैरन को मारने के लिए कर सकता है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि जब वो अपनी सांस छोड़ेगा तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। डंकन कई सरदारों को मारता है और पॉल और जेसिका को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चला कि वो पहले ही जा चुके हैं। तब वो एक विमान लेता है और दुश्मनों के कई जहाजों को नष्ट कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेसिका और पॉल का अपहरण कर लिया गया है और उन्हें एक विमान में लाया जा रहा है। जेसिका का मुंह बंधा हुआ था और वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती, इसीलिए वो पॉल को इशारा करके वॉयस का उपयोग करके सैनिकों को वश में करने के लिए कहती है। पॉल अपनी बेने गेसेरिट क्षमताओं में पूरी तरह से कुशल नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता है और विफल रहता है। सैनिक विमान का दरवाजा खोलते हैं और तय करते हैं कि वो पॉल को बाहर फेंक देंगे। हताश होकर जेसिका पॉल को सही पिच का उपयोग करने के लिए संकेत देती है। ध्यान केंद्रित करते हुए पॉल फिर से वॉयस का उपयोग करता है और इस बार ये काम करता है। पॉल के कहने पर जेसिका का मुंह खोल दिया जाता है और वो अपनी शक्तियों से सैनिकों पर काबू पाती है और उन्हें मार देती हैं। पॉल और जेसिका दूर से अराकिस की तबाही को देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं, यहां तक कि उनके विमान में भी खराबी आ गई है। पॉल को डॉक्टर द्वारा छोड़ी गई एक फ्रेम किट मिलती है और वो रेगिस्तान में एक तंबू स्थापित करके शरण लेते हैं। इसी बीच डॉक्टर यूएह बैरन से मिलता है और मांग करता है कि बैरन सौदे के अनुसार उसकी पत्नी को रिहा कर दे। बैरन ने अपना वादा निभाते हुए कहा कि यूएह अपनी पत्नी से फिर से मिल जाएगा और फिर उसका गला काट दिया। फिर वो लेटो के पास जाता है जो अब लकवाग्रस्त है और कुछ भी करने में असमर्थ है। बैरन उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी मर चुके हैं और वो एट्राइड्स का राजवंश मिटा देगा। लेटो कुछ फुसफुसाने लगता है, जिसे सुनने के लिए बैरन अपना सुरक्षा कवच सक्रिय करता है और झुकता है। तभी लेटो जहरीले दांत को दबाकर तोड़ देता है और उस पर जहरीली गैस छोड़ता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी सैनिक पल भर में मर जाते हैं। वहीं कुछ बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। रेगिस्तान में पॉल को यूएह के एक नोट के साथ अपने पिता की अंगूठी मिलती है और दोनों समझ जाते हैं कि लेटो अब नहीं रहा। डंकन पॉल और जेसिका को ढूंढने के लिए काइंस से मिलता है और उससे मदद मांगता है। बैरन के महल में सैनिक लाशें उठाने के लिए आते हैं और उन्हें बैरन जीवित मिलता है, जो गंभीर रूप से घायल था। उसने अपने शरीर की ढाल को पहले ही सक्रिय कर दिया था और हवा में तैरने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण विरोधी सस्पेंसर का उपयोग किया। रेगिस्तान में पॉल खनिज के संपर्क में आ जाता है और उसे छानी दिखाई देती है, जो उसे एक बड़ी लड़ाई दिखाती है जिसमें पॉल एक महान योद्धा की तरह लड़ रहा है और उसकी आंखें नीली हैं। वो खुद को लाखों लोगों को मारते हुए देखता है। पॉल जो कुछ देखता है उससे भयभीत हो जाता है और अपनी मां और बेने गेसेरिट को दोषी ठहराता है, लेकिन उसकी मां उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि वो महान सम्राट लेटो एट्राइड्स का बेटा है। कुछ देर बाद उन्हें किसी के आगमन के संकेत मिलते हैं और वे तंबू से बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर एक विमान उतरता है जो कि डंकन था। वो पॉल के आगे घुटने टेकता है और उसे लॉर्ड ड्यूक कहकर बुलाता है। वो सभी एक बंद पड़े टेराफॉर्मिंग स्टेशन में आते हैं जहां वो तूफान से बचे रहेंगे। हालांकि जल्द ही उन्हें सरदुकर सेना ढूंढ लेती है और उन पर हमला करती है। डंकन ने अपना बलिदान देते हुए दरवाजा बंद कर दिया ताकि पॉल और जेसिका काइंस के साथ वहां से भाग सके, लेकिन जल्द ही सरदुकर की सेना उसके सीने में तलवार घोंप देती है। काइंस पॉल और जेसिका से कहती हैं कि उन्हें वहां से फौरन निकलना होगा क्योंकि सैनिक दरवाजा तोड़ रहे हैं। वो उन्हें विमान लेकर दक्षिण की ओर जाने के लिए कहती है और फ्रीमैन को ढूंढने के लिए कहती हैं। वो उनके साथ विमान में नहीं जा सकती क्योंकि विमान में केवल 2 ही सीट है। इसके बजाय वो एक दूसरे स्टेशन से एक विमान में चढ़ने की योजना बना रही है। पॉल और जेसिका एक विमान में भाग गए, जबकि काइंस ने एक सैंडवॉर्म को बुलाने और उस पर सवार होने के इरादे से एक थंपर स्थापित किया, लेकिन सरदुकर सैनिक उसे घातक रूप से घायल कर देते हैं। इससे पहले कि वो जानलेवा प्रहार कर सकें, काइंस रेत पर लयबद्ध कंपन पैदा करती है, जिससे रेत का एक कीड़ा आता है और उन सबको निगल लेता है। पॉल देखता है कि दुश्मन के 3 विमान उनका पीछा कर रहे हैं और तभी दुश्मन पॉल के विमान पर मिसाइलें दागता है, जिससे बचने के लिए पॉल अपने विमान को तूफान के अंदर ले जाता है, जिससे मिसाइलें अपना लक्ष्य भटक जाती है और हवा में नष्ट हो जाती है। हालांकि तूफान विमान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसी बीच हम बैरन को देखते हैं, जिसका इलाज किया जा रहा था। रब्बन उसे बताता है कि उन्होंने जेसिका और पॉल का तूफान में पीछा किया।
हवाओं की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ऐसे तूफान में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। रब्बन बताता है कि उसे यकीन है कि वो मर चुके हैं। बैरन ने खनिज का काम शुरू करने और सभी फ्रीमैन को मारने के आदेश दिया। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हालांकि वो सुरक्षित थे। स्टिल सूट पहनने के बाद दोनों फ्रीमैन को ढूंढने लगते हैं। डंकन के पैरा कॉम्पास का उपयोग करते हुए पॉल सही दिशा का अनुमान लगाता है और दोनों उस दिशा की ओर चलने लगते हैं। हालांकि उनकी हरकतें रेत के कीड़ों को आकर्षित करती हैं और वो पास की एक चट्टान की ओर दौड़ते हैं। रेत का कीड़ा रुकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ सेकंड के लिए पॉल को देखता है। तभी एक ठम्पर की आवाज उसे आकर्षित करती है और वो चला जाता है। तभी वो देखते हैं कि वो फ्रीमैन के दल से घिरे हुए हैं। दल में शामिल एक स्टिलगर है जिसे पॉल जानता है क्योंकि वो उससे मिल चुका है। जेमिस नाम का एक फ्रीमैन जेसिका और पॉल को मारकर उन्हें लूटना चाहता है, लेकिन स्टिलगर कहता है कि कोई भी उन्हें छुएगा भी नहीं। जेसिका कैलाडन लौटने में मदद मांगती है और कहती है कि उन्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा, लेकिन स्टिलगर उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी इनाम को व्यर्थ बताकर खारिज कर देता है। स्टिलगर बताता है कि पॉल जवान है और उनके तरीके सीख सकता है, लेकिन जेसिका बहुत बूढ़ी है और उनके साथ नहीं आ सकती। फ्रीमैन तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन जेसिका एक महान योद्धा है। वो स्टिलगर के गले पर चाकू रखकर उसे पकड़ लेती है। स्टिलगर को एहसास होता है कि जेसिका एक बेने गेसेरिट है और वो नरम पड़ जाता है। वो उन दोनों को अपने कबीले में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जेमिस आपत्ति जताता है और जेसिका को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। स्टिलगर का कहना है कि जेमिस एक पुजारी को चुनौती नहीं दे सकता है। तब वो बताता है कि तो उसके बदले कौन लड़ेगा। ये सुनकर पॉल अपनी मां के बदले में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चानी, जो कि दल में शामिल थी, उसे पॉल पर दया आती है। उसका मानना है कि वो जेमिस के हाथों मारा जाएगा और वो चाहती है कि पॉल एक सम्मान के साथ मरे। वो उसे अपना क्राइस्ट नाइफ देती है, जो रेत के कीड़ों के दांत से बना एक खंजर है। द्वंद्व युद्ध में पॉल ने जेमिस को पछाड़ दिया। उसने बार बार उसके गले पर चाकू रखा और उससे झुकने की मांग की। स्टिलगर ने उसे सूचित किया कि फरीमेन कभी हार नहीं मानते, सिर्फ मौत ही इकलौता अंजाम है, जबकि जेसिका का कहना है कि पॉल ने पहले कभी किसी को नहीं मारा है। तब न चाहते हुए भी पॉल जेमिस को मार देता है। संतुष्ट होकर स्टिलगर कहता है कि पॉल अब उनमें से एक है, जबकि जेसिका जोर देकर कहती है कि पॉल को इस ग्रह से बाहर निकलने की जरूरत है। हालांकि पॉल इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि उसके पिता अराकिस में खनिज या धन के लिए नहीं आए थे, बल्कि फ्रीमैन का विश्वास जीतने के लिए आए थे। वो कहता है कि उसका मुकद्दर रेगिस्तान है। अगर फ्रीमैन की इजाजत है तो वो उनके साथ आना चाहता है। जैसे ही समूह रेगिस्तान में चलने लगता है, पॉल और जेसिका एक फ्रीमैन को हुक का उपयोग करके सैंडवर्म की सवारी करते हुए देखते हैं। तब चानी पॉल को बताती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस तरह के और वीडियोस दिखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और जाते हुए एक लाइक जरूर करते जाना।